मार्च 1971 को जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब बुरहान ढाका के मैदान में पाकिस्तानी शासन को ललकार रहे थे, तो उन्होंने क्या किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद बांग्लादेश एक वास्तविक देश होगा। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने जब 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया था, शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए थे। वहां से शरणार्थी के भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना का दुर्व्यवहार बढ़ता गया, भारत पर दबाव पड़ने लगा कि वह सैनिक हस्तक्षेप करे। इंदिरा गांधी ने इस बारे में थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की राय मांगी। उस समय पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिस लेफ्टिनेंट जनरल जेएफ जैकब याद करते हैं, जनरल मानेकशॉ ने 1 अप्रैल को मुझे फोन कर पूर्वी कमान को बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि ऐसे तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं। कुछ नदियां 5-5 मील चौड़ी है। हमारे पास युद्ध के लिए साजा सामान भी नहीं है और मॉनसून भी आने वाला है। अगर हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान में घुसते हैं तो वही फंसे रह जाएंगे। और उन्होंने इंदिरा गांधी से साफ कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ ही लड़ाई में उतरना चाहेंगे। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। शाम के धुंधलके में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सेबर जेट्स और स्टार फाइटर विमान ने भारतीय वायु सीमा पार कर ली और पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराए। इंदिरा गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैकआउट होने के कारण पहले उनके विमान को लखनऊ मोड़ा गया। 11 बजे के आसपास वह दिल्ली पहुंची। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद लगभग कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर उन्होंने देश को संबोधित किया। पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेनाओं ने जेसौर और खुलना पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की रणनीति थी महत्वपूर्ण ठिकानों को बाईपास करते हुए आगे बढ़ने की। आश्चर्य की बात है कि पूरे युद्ध में मानेकशॉ खुलना और चटगांव पर ही कब्जा करने पर जोर देते रहे और ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने रखा ही नहीं गया। इसकी पुष्टि करते हुए जनरल जैकब कहते हैं, वास्तव में 13 दिसंबर को जब हमारे सैनिक ढाका के बाहर थे, हमारे पास कमान मुख्यालय पर संदेश आया कि अमुक समय तक पहले वह उन सभी नगरों पर कब्जा करे जिन्हें वह बाईपास कर आए थे। अभी भी ढाका का कोई जिक्र नहीं था। यह आदेश हमें उस समय मिला जब हमें ढाका की इमारतें साफ नजर आ रही थी। पूरे युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी को कभी विचलित नहीं देखा गया। 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के चोटी के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराया जाए। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने एयर शेल्टर में शरण ली और नमाज पढ़ने लगे। वहीं पर कांपते हाथों से उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा। 2 दिन बाद ढाका के बाहर मीरपुर ब्रिज पर मेजर जनरल गंधर्व नागर ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के लिए एक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय अब्दुल्ला, मैं यहीं पर हूँ, खेल खत्म हो चुका है।
मैं सलाह देता हूँ कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेजर जनरल गंधर्व नागर अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ वर्षों पहले उन्होंने बीबीसी को बताया था, जब यह संदेश लेकर मेरे एडीसी कैप्टन हरतोष मेहता नियाजी के पास गए तो उन्होंने उनके साथ जनरल जमशेद को भेजा, जो ढाका गैरिसन के जीओसी थे। मैंने जनरल जमशेद की गाड़ी में बैठकर उनका झंडा उतारा और 2 माउंटेन डेव का झंडा लगा दिया। जब मैं नियाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने बहुत तपाक से मुझे रिसीव किया। 16 दिसंबर की सुबह 9:15 बजे जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए एक कार ढाका हवाई अड्डे पर भेजी हुई थी। जैकब कार से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि मुक्ति बाहिनी के लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैकब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कार से नीचे कूदे और उन्हें बताया कि वह भारतीय सेना से है। बाहिनी के लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। जब जैकब पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जनरल नागर नियाजी के गले में बाहें डाले हुए सोफे पर बैठे हुए और पंजाबी चुटकुले सुना रहे थे। जैकब ने नियाजी को आत्मसमर्पण के शर्त पढ़कर सुनाई। नियाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कौन कह रहा है कि हथियार डाल रहा हूँ? जनरल लाव फरमान अली ने इस बात पर एतराज किया कि पाकिस्तानी सेनाएं भारत और बांग्लादेश की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण करें। समय बीतता जा रहा था। जैकब नियाजी को कोने में ले गए। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्हें हथियार नहीं डाले तो वह उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर वह आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। जैकब ने कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप समर्पण नहीं करते, मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। अंदर ही अंदर जैकब की हालत खराब होती जा रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर थे। अरोड़ा अपने दल बदल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द खत्म होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। 30 मिनट बाद जब जैकब नियाजी के कमरे में पहुंचे तो सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। जैकब ने नियाजी से पूछा, क्या वह समर्पण स्वीकार करते हैं? नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह सवाल 3 बार दोहराया। नियाजी फिर भी चुप रहे। जैकब ने दस्तावेज को उठाया और हवा में हिलाकर कहा I take it as expected। नियाजी फिर रोने लगे। जैकब नियाजी को फिर कोने में ले गए और उन्हें बताया कि समर्पण रेस कोर्स मैदान में होगा। नियाजी ने इसका सख्त विरोध किया। इस बात पर भी असमंजस था कि नियाजी समर्पण किस चीज का करेंगे। मेजर जनरल गंधर्व नागर ने बताया था, जैकब मुझसे कहने लगे कि इसको मनाओ कि यह कुछ तो सरेंडर करे। तो फिर मैंने नियाजी को एक साइड में लेकर गया और कहा कि अब्दुल्ला, तुम एक तलवार सरेंडर करो। तो वह कहने लगे, पाकिस्तानी सेना में तलवार रखने का रिवाज नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि तुम सरेंडर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारी पेटी उतारनी पड़ेगी या टोपी उतारनी पड़ेगी, जो ठीक नहीं लगेगा। फिर मैंने ही सलाह दी कि तुम एक पिस्तौल लगाओ और पिस्तौल उतार कर सरेंडर कर देना।
4 बजे नियाजी और जैकब जनरल अरोड़ा को लेने ढाका हवाई अड्डे पहुंचे। रास्ते में जैकब को 2 भारतीय पैराट्रूप दिखाई गए। उन्होंने कार रोककर उन्हें अपनी पीछे आने के लिए कहा। जैतूनी हरे रंग की मेजर जनरल की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ा। जैकब समझ गए कि वह मुक्ति बाहिनी के टाइगर सिद्दीकी हैं। उन्हें कुछ खतरे की बू आई। उन्होंने वहां मौजूद पैराट्रूपर से कहा कि वह नियाजी को कवर करे और सिद्दीकी की तरफ अपनी राइफल तान दे। जैकब ने विनम्रता पूर्वक सिद्दीकी से कहा कि वह हवाई अड्डे से चले जाए। टाइगर टस से मस नहीं हुए। जैकब ने अपना अनुरोध दोहराया। टाइगर टस से मस नहीं हुए। जैकब ने अपना अनुरोध दोहराया। टाइगर ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। जैकब ने तब चिल्लाकर कहा वह फौरन अपने समर्थकों के साथ हवाई अड्डा छोड़ दे। इस बार जैकब की डांट का असर हुआ। 4:30 बजे अरोड़ा अपने दल बल के साथ 5M हेलीकॉप्टर के ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान पर पहले अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखें एक बार फिर नम हो आईं। अंधेरा हो रहा था। वहां पर मौजूद भीड़ चिल्लाने लगी। वह लोग नियाजी के खून के प्यासे हो रहे थे। भारतीय सेना की वरिष्ठ अफसर ने नियाजी के चारों तरफ घेरा बना दिया और उनको एक जीप में बैठाकर एक सुरक्षित जगह ले गए। ठीक उसी समय इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में स्वीडिश टेलीविजन को एक इंटरव्यू दे रही थी। तभी उनकी मेज पर रखा लाल टेलीफोन बजा। रिसीवर पर उन्होंने सिर्फ 4 शब्द कहे, यस यस और थैंक यू। दूसरे छोर पर जनरल मानेकशॉ थे और उन्होंने बांग्लादेश में जीत की खबर दे दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने टेलीविजन प्रोड्यूसर से माफी मांगी और तेज कदमों से लोकसभा की तरफ बढ़ी। अभूतपूर्व शोर शराबे के बीच उन्होंने ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। बाकी का उनको वक्तव्य तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी में डूबकर रह गया। True dogs. All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. But let us not forget that the road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. Let us hope that we can do this with the same spirit in which we have faced this challenge, and that we will go ahead from peak to peak, raising our nation to new heights of quality and of excellence. I thank you once again, and I want to also welcome, I should like to say a very special word of greeting to our guest, His Excellency, the Ambassador of Bangladesh.
Audio Jungle.